अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज लाहौर से ज्वाइन किया है साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादिर ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी भी। इरफान कादिर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यूँ तो हम कानून के ऊपर बहुत बहस करते हैं, मगर सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त फुल कोर्ट का एक समात जारी है, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त बराह रास्त देखा जा सकता है, उसमें बज़ाहिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का ये कहना है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये हक मौजूद है कि वो कानून पास करे, और जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नज़रसानी की बजाय अपील का जो हक दिया गया है, वो पार्लियामेंट के पास आइनी तौर पे ये हक था कि वो इस हवाले से कानून साजी करे। तो बजाय इसके कि हम नुक्तों के ऊपर जाएं, कानूनी सवालात के ऊपर जाएं, एक मुख्तसर सी आपसे एक रैपिड फायर किस्म के मामलात जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस पार्लियामेंट के कानून का जायज़ा ले रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो कानून इस वक्त मुअत्तल है। 8 जजों ने मुअत्तल किया था, अब 15 जजेस बैठे हैं। तो अगर मैं एक एक जज का नाम लेकर इरफान कादिर साहब आपसे पूछूं कि आपकी राय में कानून के हक़ में हैं या कानून के ख़िलाफ़, तो क्विकली हम आपसे और शुरा से एक राय ले लेते हैं, ताकि कम से कम ये आम आदमी को बता सकें कि इस कानून के हवाले से मुमकिन फ़ैसला अक्सरियत से अगर होगा तो कितनी अक्सरियत से होगा। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कानून के हक़ में हैं, हक़ में हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो भी हक़ में हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन, वो हक़ में नहीं है क्योंकि उन्होंने तो इसको सस्पेंड किया था, कानून बना ही नहीं था, उन्होंने पहले ही सस्पेंड कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, वो भी कानून के हक़ में है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वो कानून के हक़ में नहीं है। उनके जो सवाल हैं वो बिल्कुल इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो कानून के हक़ में नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी, वो कानून के हक़ में होंगे फाइनली। अच्छा ठीक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, कानून के हक़ में होंगे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो कानून के ख़िलाफ़ हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, कानून के हक़ में। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा। जस्टिस आयशा ए मलिक, वो कानून के ख़िलाफ़ होंगी। जस्टिस अतर मनल्ला, कानून के हक़ में। जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, उनके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं जानता। अच्छा, वो खामोश हैं अभी। जस्टिस शाहिद वहीद, जो है वो मेरा ख्याल है कानून के हक़ में जाएंगे। अच्छा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जी मेरा ये ख्याल है वो भी कानून के हक़ में जाएंगे। तो जो हक़ में है आपके मुताबिक, तो ये 10 जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ये 10 ये कानून के हक़ में होंगे। तो ऐसी सूरत में हसनात साहब, आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है। मैं हसनात मलिक से ज़रा क्विकली राय ले लूँ, क्या ये दुरुस्त है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, उनके ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स में तो बड़ा वाज़ेह है कि वो कानून के हक़ में होंगे। अच्छा। और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, अभी तक कोई उन्होंने ऑब्जर्वेशन, कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उम्मीद यही है कि वो कानून के हक़ में ही होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं, वो उनकी कुछ सवालात हैं कानून के हवाले से, तो ज़्यादा बज़ाहिर लग रहा है कि जो है वो ख़िलाफ़ जाएंगे। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं, वो भी उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कानून पे उनके बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, क्वेश्चन भी उन्होंने उठाए हैं, तो वो भी ख़िलाफ़ ही जाएंगी। तो क्या रेशो फिर आपके नज़दीक रही? फिर देखिए, मेरा ख्याल है कि सारा डिपेंड जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पे। एक है कि जस्टिस याहिया आफरीदी
वो अपनी रवायत क्या वो कायम रखेंगे कि अपना एक अलहदा जो नोट उनकी अलहदा ओपिनियन होती है, लेकिन अल्टीमेट ये होता है कि क्या उन्होंने कानून को अपहेल्ड किया है या नहीं किया। मे भी कोई एक आध प्रोविजन पे उनकी रिजर्वेशन हो, लेकिन ओवरऑल बजाय लग रहा है कि उन्होंने वो ये कहेंगे कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। ठीक है, तो वो ये लग रहा है कि इस वक्त जो अभी तो देखें दूसरी साइड ने आर्गूमेंट भी नहीं आपके नजदीक हम बहुत जल्दी वैसे ये नहीं कर क्या होगी 8-7 हो सकती है या देखिए मेरा ख्याल है कि 8-7 ही लग रहा है कि 8-7 ही। और मगर जो इरफान कादर साहब कह रहे हैं वो तो 10 और 5 की लग रही है। करीम साहब मैं क्विकली नाम लेता जाता हूँ, आप भी अगर इसी तरह रैपिड फायर में बता दें। काजी फाइसा कानून के हक में या खिलाफ, कानून के पार्लियामेंट के? ये करीम सदीकी साहब ने भी I'm confused। अच्छा, काजी फाइसा साहब के बारे में भी आप कंफ्यूज है कि वो कानून के हक में या खिलाफ? मैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उड़ाई हुई है। हाँ, अच्छा। तो जस्टिस सद्दात तारिक मसूद शायद कानून के हक में। तो इजाजुल हसन साहब हक में कानून के हक में। अच्छा, ये आज आपने सारा उल्टा बयान करने का ये खैर इनकी हमेशा जस्टिस प्रेडिक्शन इनकी मंसूर अली शाह, मंसूर अली शाह हक में जाएंगे। अच्छा। और जस्टिस मुनीब अख्तर? नहीं, ये मुखालफत में जाएंगे। और जस्टिस याहिया आफरीदी? जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ क्लॉजेस के हक में होंगे और कुछ के खिलाफ, मिक्स होंगे। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान? ये जिस तरफ काजी फाइसा जाएंगे। अच्छा भाई, मतलब मुखालफत में बकोला आपके। और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली, मुखालफत का नहीं कहा मैंने, कहा कि कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी? मुज़ाहिर नकवी साहब हक में जाएंगे, कानून के हक में जाएंगे। अच्छा, जान बचाने का कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, जस्टिस जमाल खान? मेरी असेसमेंट है, आप आगे आप देख। ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल? हक में। आप तो बहुत ही वाइल्ड गेस कर रहे हैं। अच्छा, जमाल खान मंदोखेल हक में। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर? हक में। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना जो जस्टिस याहिया अफरीदी, मतलब कुछ एक अपील के हवाले से शायद रिजर्वेशंस हों, लेकिन ओवरऑल कानून है। ठीक है। जस्टिस आयशा मलिक? आयशा मलिक खिलाफ जाएंगी। और जस्टिस अतर मिन अल्लाह? जस्टिस अतर मिन अल्लाह जो हैं वो उस तरफ जाएंगे जिस तरफ सैयद मंसूर अली शाह साहब जाएंगे, मतलब अच्छा। यस, उनके साथ जाएंगे। और इसके अल्लाह आप दुआ करें कि सैयद मंसूर अली शाह जो है दुरुस्त नहीं, वो कानून के साथ ही है, इसमें तो ओपन थी। बट एनीवे, वो अतर मिन अल्लाह साहब की ऑब्जर्वेशन भी बड़ी क्लियर है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी? इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अक्सरियत के साथ जाएंगे अगर कानून बरकरार रहता है। ठीक है, मतलब मज़ाहिर नकवी साहब और ये दोनों अक्सरियत के साथ जाएंगे। और जस्टिस शाहिद वहीद? जस्टिस शाहिद वहीद खिलाफ जाएंगे। अच्छा। और जस्टिस मुसर्रत अली? ये भी मेरा ख्याल है कि खिलाफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 11-4 का बनता है मेरे। जस्टिस मुसर्रत अली जो है जस्टिस आयशा मलिक के साथ जाएंगे। 11-4 का लगता है मुझे। 11-4। तो आप क्या कह रहे हैं? कानून बस अब इस सारा को नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने 11-4 मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है वो कानून के हक के अंदर जा रही है अभी तक। अच्छा। लेकिन ये जिस तरह से जज साहबान कहते हैं ना कि हमारी टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी हमारी प्रोसीडिंग रहती है। अभी तो आधी साइड सुनना बाकी है। साइड सुनिए अटॉर्नी जनरल। अब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला सिर्फ इस कानून का है या बुनियादी बात पार्लियामेंट के अख्तियार की है? इसमें पार्लियामेंट के अख्तियार की कोई बात नहीं है। जजेस में डिफरेंस पैदा हो गए थे और एक चीफ़ जस्टिस जो है वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाए चले जा रहे थे, जो आउटगोइंग जो अब चीफ़ जस्टिस नहीं रहे, और आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठनी शुरू हो गई थी। और पार्लिमान ने भी उन आवाज़ों का साथ दिया था और पार्लिमान ने इसीलिए एक फ़र्द वाहिद को जो ये एक ताकत खुद उन्होंने एज्यूम कर ली थी उसको डाइल्यूट किया और पहले 3 जजेस पे उन्होंने मुहित कर दिया उसको कि 3 जजेस मिलके वो फैसला करें बजाय एक के। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमान ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन किया।
चूँकि कहाँ एक जज साहब जो हैं वो ख़ुद ये बेंचेस बना रहे थे, कहाँ उसको वो 3 पे ले गए, और अगर 3 पे भी वो ले जाते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो नुक्ते जो हैं वो 3 ने डिसाइड कर दिए वंस फॉर ऑल, क्योंकि जब बेंच बनेगा तो हतमी डिसीजन बेंच का होगा कि आया 184(3) जो है इसमें लागू होता है या नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि ये 3 जज डिसाइड कर लेंगे कि 184(3) लागू होता है, वो एक टेंटेटिव असेसमेंट करेंगे। फाइनल असेसमेंट जो भी बेंच बनेगा वो करेगा, और इस सारी चीज़ में कोई भी चीज़ जो है खिलाफ आइन और खिलाफ कानून नहीं बनती। ठीक है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है ख़ुद ही अपने कवायद में तरमीम करके यही कमेटी बना सकती थी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन उन्होंने पिछले 100 साल से नहीं ना बनाई, तो पार्लियामान इसीलिए बीच में आई, और आर्टिकल 191 में यही कहा गया है कि जो भी कानून पार्लियामान बनाएगी रूल की निस्बत से, वो कानून जो है वो फायक होगा बनिस्बत पार्लियामान के, बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के। तो इसीलिए चूँकि इन्होंने ये चीज़ नहीं की, फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं की, ये रूल्स में इन्होंने वो तब्दीली नहीं की, तो पार्लियामान इनकी मदद को आई, और पार्लियामान ने अगर एक अच्छी चीज़ की है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को तक़वियत मिलती है एज एन इंस्टीट्यूशन, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच है उस कानून को क्यों इलीगल डिक्लेयर करेगा? उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो अगर कानून जो है वो बरकरार रहता है, तो फिर जो इस कानून की मुअत्तली के दौरान जो फैसले किए गए तो उनकी क्या हैसियत होगी? हाँ, उनकी वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक लोगों को समझ नहीं आ रही, वो एक डिफेक्टिव डॉक्ट्रिन को प्रेस कर रहे हैं। आपको मैं याद कराऊं कि जब हम लोग जज थे तो उस वक्त तो डिफेक्टिव डॉक्ट्रिन इसलिए लगाई गई थी कि हमको जब सबको फारिग किया गया था तो हमने थाउजेंड्स ऑफ केसेस डिसाइड किए थे, और सही डिसाइड किए थे। अगर वो थाउजेंड्स ऑफ केसेस अपने ऊपर ये डाल लेते तो ये अदलिया जो ऑलरेडी बैठी हुई है केसों के बोझ तले बिल्कुल ही बैठ जाती। यहाँ पे इसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून के आने के बाद जो गलत बेंचेस बने हैं वो हार्डली 5-6 केसेस हैं सारे साथ, तो उसमें डिफेक्टिव डॉक्ट्रिन वाली बात लगेगी नहीं। कौन से आप और यहाँ पे डेफिनेटली मेरा ख्याल है एक तो वो था जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर था, इन्होंने जो वो ख़त्म किया, वो जो अलग से कानून पार्लियामेंट ने बनाया था कि नजरसानी की जगह जो है पार्लियामेंट ने जो बनाया था वो इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना के ख़त्म कर दिया। एक इन्होंने नैब का कानून जो है वो अपनी मर्जी का बेंच बना के कर दिया, नैब की तरमीम जो ख़त्म की वो पहले का था। हाँ, नैब की तरमीम जो ख़त्म किया वो पहले का था, वो ये कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बाद में आया फिलहाल उसकी हद तक। लेकिन उसका भी जब ये कानून बहाल हो पूरी तरह से हो जाएगा तो उसकी जो अपील में नैब के कानून की जो रिव्यू है, अपील या रिव्यू, अपील भी उसमें उनको अपील भी मिल जाएगी, तो वो अपील में वो नैब का कानून सेटिसाइड वैसे ही 63A का भी तो यहाँ पे डेफिनेटली जब वो पास। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे कि ये वो सेपरेटली वो चैलेंज होगा, उसमें अपील प्रोवाइड हो जाएगी ना, उसमें भी अपील आ जाएगी, इनको अपील मिल जाएगी, बेशक वो रिव्यू में डिसाइड हो जाएगा। तो चूंकि हाँ, बेशक रिव्यू में डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन ये एक अपील भी उनको मिल गई है ना एज ऑफ राइट अंडर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, तो जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम वो एक जज साहिबा ने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अगर ये मामला डिसाइड हो जाता है तो चूँकि फुल कोर्ट है तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, तो उन्होंने डेफिनेटली उन लोगों का ख्याल किया जिनके बारे में कोर्ट अगर ये होल्ड करता है कि उनको लोकस स्टैंडा ही कोई नहीं है तो उनकी अपील की वक़्त कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जहाँ चंद 1-2 हज़ार लोग जो हैं उनको जो राइट ऑफ अपील मिलेगा इस कानून की वजह से, जो जिनको कि अनहर्ड कंडेम किया गया था पिछले 8-10 साल में, उस हद तक बड़ा ज़रूरी है कि उनको राइट ऑफ अपील हो, जिसमें नवाज शरीफ साहब का वो अकामा वाली न्यायालय भी शामिल है। बिल्कुल, वो भी बीच में आ जाएगी। जैसे ही ये फैसला होगा तो वो अकामा में तो सबसे पहले अकामा में वो इसमें आएंगे, कैसे आएंगे? उसका तो रिव्यू भी डिस्मिस हो चुका है। नहीं, उसका रिव्यू का जो फैसला है ना, मुझे याद है उसमें एवेंचुअली उन्होंने होल्ड किया था कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आपने इसका नोटिस ही नहीं लेना, कोर्ट ने उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं होना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था। वो तो ट्रायल कोर्ट को कहा था। अब चूंकि अपील प्रोवाइडेड होगी, ट्रायल कोर्ट को कहा था, लेकिन अब चूंकि अपील भी तो आ जाएगी ना, और अपील जो है मीनिंगफुल होगी और इसमें
रिव्यू जो, और अगर ये नया मीनिंगफुल रिव्यू आता है या अपील आती है तो उसमें डेफिनेटली एक लार्जर बेंच होगा। अगर उसमें 5 जजेस, तो फिर वो जज साहबान जो कह रहे हैं कि ये शख्सी हवाले से कानून है, तो फिर इसका मतलब वो कोई दुरुस्त बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, बिल्कुल शख्सी वैसे भी मैटर ऑफ राइट एक शख्सी हवाले से जो बेंचेस बनाए जा रहे थे, जो शख्सी हवाले से बेंचेस बनाए जा रहे थे, इस कानून ने उसको ख़त्म किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी इस अहम मामले पे बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट की सरबराही करते हुए आज कुछ माजी के झरोकों में भी झांका और कैमरा अदालत में लगी उन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माजी में भी ये जितनी तस्वीरें लगी हैं इनसे भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। देखते हैं जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा क्या। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। जी के साहब, ये तस्वीर की तरफ बाकायदा इशारा करके चीफ जस्टिस ने कहा कि मार्शल लॉ लगते हैं तो सारे जो है हथियार फेंक देते हैं। ये अदालत के पास हथियार कौन से होते हैं जो फेंकते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मार्शल लॉ तो सब हथियार फेंक देते हैं। मतलब है कि यहाँ पे वो नहीं है कि मतलब बल्कि हथियार उनको दे देते हैं कि 3 साल के लिए आइन भी अमेंड कर दें। ठीक है ना। तो वो उसमें वो जाहिर है वो उन फैसलों का हवाला दे रहे हैं जो मुसलसल देते चले आ रहे हैं। आज भी उन्होंने जो है वो नुसरत भुट्टो केस, जफर अली शाह केस, आसमा जिलानी केस, 200 केस, ये इन सब के हवाले दिए। और वो मतलब ये वो फैसले हैं जिसमें इन्हीं फाजिल अदालत के जज साहबान जिनकी तस्वीर वाकई लगी हुई हैं, वो चीफ जस्टिस की तस्वीर लगी हुई होती है ना, तो उन चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने उनको वैलिडेट किया है। तो ये जाहिर है एक तारीख का जबर है और हकीकत है और ये तस्लीम करना पड़ेगा। एक और बात भी की ना उन्होंने कि जो आप काउंटर आर्गूमेंट आता है हमारे तरफ, वो ये आता है कि पार्लियामेंट कहती है आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसको राइट ऑफ अपील भी नहीं आप देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप हमें बताएं भी ना कि हम क्या करें, हम 43 साल से सोए रहें। तो ये तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ है कि जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तो बहुत आगे तक चले गए। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ऐसी हो कि भी हम रेगुलेट करें। हसनात साहब, आपके ख्याल में ये जो जजेस साहबान पार्लियामेंट का केस एक किस्म का प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने सवालात के अंदर, इन जजों में और उनमें क्या फ़र्क है जो कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मामलात खुद चलाए? उनकी सोच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके विजन में क्या फ़र्क है? देखिए टू बी प्रिसाइज, सॉरी टू कट यू, जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सोच में बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या ये अल्फाज की तर्जुमे का है, तशरीक है, ये मामला कुछ और है? देखें, जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी मैं भी माजी में इसी तरह की सोच के हामी हूँ, लेकिन जो उनको हालात 4 साल उन पे गुजरे, बीती उन पे, उन्होंने उसके बाद उनका माइंड बिल्कुल चेंज हुआ है। उन पे बीती और या जो मुल्क पे भी थी? देखें, मेन उन पे भी देखें, अगर देखा जाए तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी उड़ाई थी फौजी, चाहे वो पार्लियामेंट ने की थी ना, तो उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंटमेंट भी 21वीं तरमीम की उड़ाई। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट ने तो बहुत कुछ किया, पार्लियामेंट ने किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काजी साहब अच्छा शगुन है कि माजी में जो करते रहे, और 184(3) में जिस तरीके से वो मेमो गेट बना या वो सारी चीज़ें, आपको पता है कि ज़रूरत क्या थी कि उस वक्त के सदर को फंसाने की एक साजिश थी। लेकिन ये लगा बात है कि मेमो गेट, ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए कि आईनी तरमीम को कलदम करार देने की बात करें ना, वो आईनी तरमीम थी क्या? फौजी अदालतों की तरमीम ये है नहीं वो, लेकिन वो प्रिंसिपल होता है ना कयूम साहब, किस प्रिंसिपल पे हो रहा है? वो जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं, वो कहते थे कि जो जिनको उन्होंने कहते हैं कि हमें कोई प्रिंसिपल की ज़रूरत ही नहीं। उनकी अगर आप बुक पढ़ें तो वो कहते हैं कि हमें, ये तो फिर भी सीलियंट फीचर की बात करते हैं ना मेजॉरिटी जजेस, कि सीलियंट फीचर अगर इस टैक्स स्टोन पे नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को उड़ा दें। तो उन्होंने कहा था कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम जो देखेंगे आवाम और मुल्क के लिए ठीक है वही कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हम उड़ा सकते। मगर इसके पीछे तो ये जो आज आप कह रहे हैं कि ये जो पीछे मामलात हैं, लेकिन एक तरफ मुनीब के क्या पस मंजर है उनकी इस अंडरस्टैंडिंग का कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के कानून से
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हक रखती है कवायद में तब्दील करने? देखें, एक तो पूरा जुडिशल एरोगेंस रही है सुप्रीम कोर्ट में। हमेशा जब भी कानून बना है तो उसको इसी तरह ही देखा गया है। ये जस्टिस मुनीब मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा इस तरह आ रही है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। 18वीं तरमीम में कुछ जजेस थे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी। कानून को इस तरीके से अहमियत, और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर रहा है। अमूमन पार्लियामेंट के वो कानून जो किसी अपने हवाले से भी किए हैं, जिस तरह नैब लॉ अमेंडमेंट के हवाले से की, उसमें भी जो है वो अगर देखें तो चीफ जस्टिस जो साबिक थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा जी ट्रैकोटमी ऑफ पावर को इन्होंने वायलेट किया और हमारे कुछ मामला जो हम चीज़ें कर सकते थे इन्होंने कानून में वो कर दी। तो हमेशा अपर हैंड रखा है। इस दफ़ा ये है कि जो ये जजेस हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बीइंग ए लाहौर हाई कोर्ट जज बहुत से कानून पे उड़ाए हैं। उन्होंने भी स्टैचूज, इमराना टिवाना का केस है जो रिवर्स किया है साकिब निसार ने। इधर यहाँ तब्दीली आई है जो 6 साल का एक माइंड सेट जिसने 184(3) से सियासत को शेप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में रियलाइजेशन हो गया कि हमारा काम नहीं है, अब हमारा काम नहीं है। और मेजॉरिटी अब ये वो जजेस की है जो कहती है कि जो हमने किया है माजी में 184(3) का इस्तेमाल, और जिस तरह हमने जब एक डिक्टेटरशिप और इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो उस वक्त हम खामोश हो जाते हैं, जब पार्लियामेंट और इलेक्टेड लोगों की बात होती है उस वक्त हमें इंडिपेंडेंस की याद आ जाती है। तो कयूम साहब, आपको नहीं लगता कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो आपको याद है डायमंड जुबली जब कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी, बल्कि तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा वॉक करके पार्लियामेंट चले गए थे और वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे, उन्होंने मुख्तसर खिताब भी किया। तो पार्लियामेंट के एहतराम का ये जो मुजाहरा था ये अनप्रेसिडेंटेड था मेरे ख्याल में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, और बाकी कोई जज नहीं गया था। तो ये जो पार्लियामेंट के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सोच है, जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल हसन या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, इनके पस मंज़र क्या है? ये क्या अपने माजी के कुछ फैसले हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? जाहिर है एक तो ये भी बात होगी, लेकिन फिर एक और बात भी है, इन तमाम ने चीफ जस्टिस भी बनना है। जैसे मैं देख रहा था इस बेंच के अंदर जो है जस्टिस इजाज, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद, मतलब इस फुल कोर्ट के अंदर काजी साहब के बाद आने वाले 6 चीफ जस्टिस जो हैं वो बैठे हुए हैं। अगर आइन में तरमीम ना हो गई तो वो भी अदलिया की आज़ादी पे हमला हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मफरूज़े के ऊपर बात नहीं करें। हाँ। अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ऐसा ही है ना, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार तो है। बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो तरमीम कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि ये उनमें अपने इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। ये हाँ, अभी भी देख लीजिए आपके 63A की जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन उसको कपल्ड विद 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। तो वो जजमेंट किसकी लिखी हुई है बताएं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की लिखी हुई है ना। तो वो इसको किसी और तरह से देखते हैं, वो समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वहां पे विजडम नहीं है, वो जो जुडिशियल विजडम है, हिडन मीनिंग हम ढूंढ सकते हैं। ये जनरल मुशर्रफ की भी ये सोच थी ना कि BA पास होने चाहिए पार्लियामेंट, और इसकी खुद FA पास भी हो लेकिन पार्लियामेंट में BA पास होने चाहिए। हाँ, और इसकी जो वजह है वो माजी भी है। फिर जब देखते हैं लोग तो फिर माजी देखते हैं, चौधरी मोहम्मद अली से शुरू हो जाए और फिर उसके बाद के आने वाले वाक़यात और वो कहाँ पे किस वक्त कहाँ खड़े होते थे। ये तो चौधरी मोहम्मद अली साहब को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। देख लें आप, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन सी पार्लियामेंट थी, कौन सा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, क्या मतलब तो वो एक सोच भी ट्रैवल करती है उसके साथ साथ। अच्छा असना साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं एडवोकेट भंडारी, उज़ैर भंडारी साहब, उनको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा कि आप ये जो पोजीशन ले रहे हैं, कल आपकी पार्टी पार्लियामेंट में अक्सरियत में हो सकती है, तो कल तो ये चीज़ आप खिलाफ भी हो सकती है और कल आप इसमें फिर तरमीम भी कर सकते हैं, तो आप पार्लियामेंट को ये हक नहीं देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जी अपनी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा आप क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं या मुफाद आमा में यहाँ पे आए? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल था। हाँ, सही ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है या क्लाइंट से और ये भी कहा कि आप 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा नहीं है, आप अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन करें, पार्टी की नुमाइंदगी। जस्टिस मेरे ख्याल में मैं भूल रहा हूँ, शायद जस्टिस सतर मिनल्लाह ने यही सवाल किया था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी, या चीफ जस्टिस से कहा था, चीफ जस्टिस ने कहा था आपको जो है वो वहाँ पे 7 वाली इमारत के अंदर, सफेद इमारत में, जहाँ पे आपको
इलेक्टेड, वहाँ पे आपको इसके खिलाफ बहस करनी चाहिए। और जितनी अच्छी एडवाइस आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी सियासी जमात का वहाँ पे क्या किरदार, क्या देखिए आपने वहाँ पे क्यों नहीं बगैर मतीला जान साहब, ये कोई जॉइंट वेंचर लगा है, जस्टिस बंदयाल, हाजत तारिक रहीम, आबिद ज़ुबैरी, PTI, इनका देखे ना पीछे माजी में जो एक रहा है, और 6 साल के बेनिफिशियरी 184(3) के कौन थे? कौन सी पार्टी जिसने सियासत शेप अगर मादी के 3 चीफ जस्टिस ने की है, उसका बेनिफिशियरी PTI रही है, और उसकी विक्टिम कौन रही है? वो नून लीग रही है या दूसरी पार्टी रही है? तो मसला ये है कि ये तो बेनिफिशियरी रहे हैं, जब इनको बेनिफिट दिए हैं उन्होंने, तो वो तो इस जूरिस्प्रूडेंस को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और मसला ये भी एक बड़ा आ रहा है ना कि जब अपील का हक होगा तो माजी, ये जो बड़ी जूरिस्प्रूडेंस जो माजी में, तो यही जस्टिस साकिब निसार या बंदयाल या गुलजार अहमद, इन्हीं के फैसले जो हैं वो ओवरटर्न हो सकते हैं, ये चांसेस हैं। तो इसी वजह से यही PTI भी चाह रही है कि वो हमारे हक में फैसले थे, वो भी। तो ये असल जब तक इनके खिलाफ कोई 184(3) के आते फैसले, तो फिर ये में भी जो है वो साथ होते। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वजह यही है कि जो 6 साल की जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल ओवररीच की बेनिफिशियरी PTI, तो उसने तो सपोर्ट करना है। और पहली पार्टी है लार्जेस्ट मतीउल्लाह जान साहब, बड़ी मतलब जिसने पार्लियामेंट का जो है एक राइट या जो उसका हक वो सरेंडर कर रही है, कहती है जी कि यही काम ठीक है लेकिन फुल कोर्ट खुद जिसके लीडर ने पार्लियामेंट के हवाले से क्या अल्फाज कहे थे, हम तो दोहरा भी नहीं। देखिए यही मसला है ना कि जब जिस पार्टी की नजरियात और सिर्फ वो फैन क्लब ही हो ना, तो यही मसले होते हैं उनको। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि लगता ही है कि जो चेयरमैन PTI हैं इमरान खान, उनकी सियासत और उनकी जमात की सियासत वो ओहदों, शख्सियात और ताकतवर शख्सियात के गिर्द घूमती है। आर्मी चीफ से वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस से वो इंसाफ मांगते हैं, और जिस ओहदे में भी चीफ आता है वो उसमें इंटरेस्टेड है। और पार्लियामेंट पे वो जो भेजते हैं हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जो भेजते हैं अपनी तकरीरों में। पार्लियामेंट पे हमला इनकी पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो ये पार्टी की एक सोच है या एक शख्सियत की ये फाशिस्ट अप्रोच है ना, फाशिस्ट अप्रोच है जो पार्लियामेंट को इत्तलात ये है कि कुछ लोग मतलब ये इट्स नॉट डेमोक्रेटिक अप्रोच जिसको आप कहते हैं ना कि जमहूरी रवैया है, वो तो नहीं है जमहूरी रवैया। ये तो ये था नो कॉन्फिडेंस होगी, खा कैसे भी होगी। आप 150 सीटों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठते, ठोक के बैठते, इख्तलाफ करते, अपनी बात करते, कानून साजी के अंदर हिस्सा डालते, और फिर आज मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहते तो ना ये 9 मई करने के ऊपर मजबूर होते, और ना ही उसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्पेस, जो पॉलिटिकल पार्टीज या ने पिछले 70-75 साल के अंदर कभी MRD, कभी फलां तहरीक, कभी लॉयर्स मूवमेंट, वो जो एक पॉलिटिकल स्पेस थी, उस स्पेस को भी खत्म करने में PTI का किरदार। 1.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन PTI ने की। क्यों की है 184? ये हर मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है? अब रुक गया मे बी हफ्ता 2 हफ्ते पहले। बंदयाल साहब के दौर में तो हर हफ्ते 2 हफ्ते जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो ऐसी दरख्वास्तों में जुर्माने भी हो सकते हैं ना। नहीं देखे ना, ये जो है 184(3) के पैरामीटर्स के हवाले से ये जजमेंट एक बड़ी अहम होगी इस हवाले से, फुल कोर्ट है। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के कानून साजी के हक और उस हवाले से जो है वो सब चीजें होंगी, जो फैसला ये करेगी, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के लिए आसान नहीं होगा जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा या इस्तकबालिया होगा, और इसमें अंदर कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं जिसकी वजह से अब नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि शाम को जलसे में बराह रास्त आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे नवाज शरीफ का इस्तकबालिया होगा, इस्तकबाल होगा या मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से करेंगे। मगर पहले हसनात साहब, पहले जिस मौजू पे बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से, एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी चैम्पियन रही है तारीखी एतबार से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से 18वीं तरमीम भी की, 58(2) भी ख़त्म किया, इसके बावजूद भी इस केस में पार्लियामेंट को दिफा करने के लिए पीपल्स पार्टी का कोई वकील नज़र नहीं आ रहा फुल कोर्ट के सामने। जी मतीउल्लाह जान साहब, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो गायब है। और मेरी फारूक नायक साहब से बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि इस केस में जो है वो आप पेश हो, तो मैं खुद कैसे, जब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं। मुफाद आम में इंस्ट्रक्शंस भी तो होती हैं। रज़ा
रज़ा रब्बानी साहब को ही कह देते। एक सिंबॉलिकली होता है कि एक पार्टी जो है वो, अब देखिए एमक्यूएम पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस को सपोर्ट कर रही है, नून लीग काफ लीग कर रही है, उन्होंने वकील ज़ाहिर इब्राहिम साहब हैं, एमक्यूएम के फैसल सदीकी हैं, नून लीग की तरफ से सलाउद्दीन है, JUI की तरफ से जो है वो कमरान मुर्जा हैं, और पीपल्स पार्टी गायब है। बज़ाहिर लग रहा है कि उनके जो है उनको अगली टर्म में कि जी इलेक्शन कराओ और हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, या जो नैब लॉ में अमेंडमेंट के बाद जो केसेस रिवाइव हुई हैं उस हवाले से मे भी रिव्यू फाइल हो पीपल्स पार्टी का, कोई प्रॉक्सी पिटिशनर आ जाए और कि जी ये केसेस जो हैं, ये जो अमेंडमेंट उड़ाई गई हैं, स्ट्राइक डाउन की गई हैं, ये गलत है। लेकिन इस हवाले से उनको कोई ज़ाती लगता है कि वो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर अब नज़र नहीं आती जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से हर दफ़ा हर अव्वल दस्ता जो है वो रही है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी को शायद अब की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत एतमाद हो गया हो कि अब तो खैर नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, ये सिंबॉलिकली उनको होना चाहिए था, उनको अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा कोई उनके किसी लीडर की तरफ से कोई पार्लियामेंट। अगर इनको पार्लियामेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो हम चेयरमैन PTI को क्या इल्ज़ाम देते हैं? हाँ, वैसे ये बात तो ठीक है, लेकिन वो तो अब समझते हैं ना कि मैं लार्जेस्ट पार्टी हूँ और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैं हूँ और PTI है, और अगली दफ़ा 2/3 से आना है, तो 2/3 मेजॉरिटी इसके साथ भी आप कहेंगे कि जी आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट में। और अच्छा, मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र जो है ना हसनात से मैं इख्तलाफ करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोई आके तो यहाँ पे हाजिर लगवा के तो शायद बड़ी सियासी जमात बन जाती। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का बिल मंजूर हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून की हमायत के अंदर थी और तकारीर मौजूद है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। अब सब मेरा एक पार्लियामेंट में तो वो है, वो ठीक है, उन्होंने पास किया, वो इस कानून के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन PTI की पोजीशन मुख्तलिफ है कि वो रिजाइन दे के तो अदालत के अंदर आ गए, बजाय वहां पे जाने के जहां पे हम देखते हैं कि ये पार्लियामेंट का ये सवाल हुआ भी, चीफ जस्टिस ने किया भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कानून की हिमायत के अंदर और इस हवाले से जो है वो अपना किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा कर दिया। ठीक, अब ये एक ऑप्शन है, आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो वो उनके एक्शंस, दे स्पीक्स थ्रू द एक्शंस। ठीक है, तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना बड़ा मसला है। अच्छा हसनात साहब, ये नवाज शरीफ साहब के बारे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होगा या फिर शाम को इस्तकबालिया होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान जारी किया, हम वो सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और 6 बजे इंशाअल्लाह ताला वो मीनार पाकिस्तान या इकबाल पार्क में होंगे। प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतज़ाम से मुराद के हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। हसनात मलिक साहब, अगर 5 बजे बकौल राना सनाउल्लाह साहब के नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो क्या वो पहले मीनार पाकिस्तान जाएंगे या पहले किसी अदालत में जाएंगे, और या प्रोटेक्टिव बेल कैसे होगी, पहले से तय होगी या अगले दिन पेश होंगे? इस हवाले से क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, सियासी बात मैं इनसे पूछ लूँगा। कानूनी तौर पे भी मेरा ख्याल है कि इनको अंदाज़ा होगा लीगल स्ट्रेटजी क्या है। फ़िलहाल जो उनकी टीम के मेंबर से बात हो तो वो ये कहते हैं जी कि हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि ये जब हम ये कहेंगे कि हम पहले किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में, तो एक जजेस पे दबाव आ जाता है, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है और जजेस तो दबाव में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो सीक्रेट रखा हुआ है उन्होंने प्लान वालों का भी। और दूसरा जो असल देखिए पाकिस्तान में जो एक्सपीरियंस हुआ है कि रियासत के बयानिए के साथ जो भी लीडर रहा है उसको अदालतों से कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस वक्त नून लीग जो है वो रियासत के बयानिए के साथ है, सेम पेज पे है माशाल्लाह, तो उनको कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अगर होगी भी तो वो मेरा ख्याल है कि एक सिर्फ ये है कि ताकि कोई नैरेटिव बन जाए, अदरवाइज हमदर्दियाँ पूरी इस वक्त उनको मिल नहीं रही हैं रियासत के हर इदारे की तरफ से। हर इदारे के क़य्यूम साहब, नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर अगर आते हैं तो क्या वो एक इस्तकबाली रैली की क़ियादत कर सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं अदालत में जाने से पहले बतौर एक इश्तिहारी? मैं एक जुमला मुख्तसर कह सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगर इजाज़त दें जी, क्योंकि हसनात साहब ने इन्होंने आप पे बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। तो जिस तरह मुझे
मामूली की सियासी और कानूनी हिकमत अमली का पता है, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी अच्छी बात, ठीक है जी, वो लगते नहीं है वैसे। उतना ही पता होता है जितना मुझे पता होता है। ठीक है जी, अब ठीक हो गया। अच्छा देखें बात मसला ये देखें, बतौर इश्तिहारी मुल्ज़म क्या नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे तकरीरें कर सकते हैं? मतीउल्लाह जान से उसके अलावा भी वो कन्विक्टेड भी हैं। हाँ देखिए ना, अल अज़ीज़िया के अंदर उनकी कन्विक्शन है, ठीक है, एवन फील्ड के अंदर उनकी बेल हुई हुई है और सस्पेंड हुई हुई है वो जजमेंट, लेकिन उसके साथ वो गए थे हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के जरिए से, ठीक है। तो अब फिर पीछे यहाँ पे अदालत के अंदर भी जब वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे हुआ तो उन्होंने पीओ डिक्लेयर किया और यहाँ पे अदालत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जी हाँ। अच्छा, अब वो एक बात पता है कि एक शख्स इलाज के लिए बैरून मुल्क गया अदालत से। अभी आपने हाल ही में देखा है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, ही इज अनएबल टू अपीयर बिफोर एनी ट्रायल कोर्ट, तो उसकी बुनियाद पे उनकी जमानतें मुस्तरद हुई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा ना कि जनाब ये ऐसा नहीं हो सकता, जो जमानतें मुस्तरद करने का फैसला था उसको कलअदम करार दिया। तो एक इस रिमांड किया जो टेक्निकल बुनियादों पे जो दोबारा सुनी जाए इसके दोबारा, लेकिन वो फैसला तो सस्टेन नहीं किया ना जी, फैसला तो खत्म किया। बट एनीवे मतलब मैं एक अभी तक का जो है खबर तो आपको मिल गई है कि अगर दूसरी बात जो सी है, जो मेरी अपने व्लॉग के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई, मैंने उनको यही सवाल किया था, तो उन्होंने एक बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया, लेकिन वो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर जेल जाने से एक कानूनी थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना, अगर कानूनी जरूरत है कि जेल जाना पड़ेगा, तो मियां नवाज शरीफ पहले भी ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, दोबारा फिर कर लेंगे, ठीक है। और 2-4 जाते जाते तकरीरें कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? बट वैसे पूरी रैली जेल तक जाएगी तो नहीं, मेरा तो अगर आप सियासी तौर पर पूछे ना, मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ आए और कहें कि चलें जी मैं जेल जा रहा हूँ, और जेल में जाके और फिर वहां से अपने ये आपने सियासी वाली बात की ना। हाँ, ये सहाफी प्रोग्राम से सियासतदानों को जेल जाने चाहिए, इजाजत दीजिए और किसी को नहीं। हाँ, अल्लाह हाफिज।